आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश भर में अलग अलग शिव मंदिरों में मनाए जा रहे महाशिवरात्रि महोत्सव की भी है। केदारमीशं शिवमेकमीरे। आज छठे दिन महाकाल का होलकर श्रृंगार किया गया, जिसमें चांदी के शेष नाग मुकुट, रजत मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला भगवान को पहनाई जाती है, जो भगवान के राजसी और भक्त वत्सल स्वरूप को दर्शाता है। फिर भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही भगवान को फल और मिष्ठान्न का भोग लगाया गया। झांझ, मंजीरे और डमरू की गूंज के बीच भस्म आरती भी की गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो गया है। यहाँ का पूरा वातावरण भक्तिमय गूंज से सराबोर नजर आ रहा है। महोत्सव में काशी के शिवार्चन मंच पर महाशिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या भी शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पद्म विभूषण विश्व मोहन भट्ट ने की। भट्ट की प्रस्तुति ने धाम के पूरे वातावरण में वीणा की गूंज घोल दी। इस बार महोत्सव में 4 दिन की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र अकोला में महाशिवरात्रि महोत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आराध्य दैवत राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर में शिवभक्त ने आस्था और परंपरा की मिसाल पेश की। वहीं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चौरागढ़ स्थित भोलेनाथ मंदिर में 100 किलो वजनी त्रिशूल अर्पण करने के लिए यात्रा निकाली। शिवभक्त ने सबसे पहले अकोला स्थित राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के अलवर के 300 साल पुराने त्रिपोलेश्वर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव चल रहा है। यहाँ 6 फरवरी से ही शिव पार्वती विवाह से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ ही यहाँ मंगल गीत गूंज रहे हैं। महिलाओं के इस मंगल गायन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी सुर मिला रहे हैं। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना से ही निरंतर 2 ज्योति जल रही है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव दिन में 3 रूप बदलते हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम में अनोखी वोटिंग की। जी हाँ, वाशिम में ब्रह्मा गांव में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर लोगों ने वोट डाला। मतदान में महिलाओं ने भारी बहुमत से शराबबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। वाइन बार का लाइसेंस रद्द किया जाए या नहीं, इस सवाल पर हुई वोटिंग में शराबबंदी के समर्थन में 523 वोट पड़े, जबकि शराब बिक्री के पक्ष में केवल 14 वोट मिले। शराबबंदी के समर्थन में आए फैसले से लोग बेहद खुश हैं। मतदान की ये तस्वीरें न तो लोकसभा और किसी विधानसभा की हैं और न ही किसी लोकल बॉडी के चुनाव की हैं, बल्कि शराबबंदी के लिए हो रही वोटिंग की है, जहां सिर्फ महिलाएं ही वोट डाल रही हैं और ये अधिकार सिर्फ उन्हें ही मिला है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वोटिंग की लाइन में सिर्फ महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाएं बाकायदा अपने पहचान पत्र के साथ वोट डालने आई हैं। ये तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में छिपे दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये बुजुर्ग महिला शराबबंदी के लिए वोट डालने पहुंची है, जो किसी सहारे के बिना नहीं चल सकती। वहीं ये एक दूसरी तस्वीर है। इस बुजुर्ग महिला को कुर्सी पर बैठाकर उनके परिवार वाले वोटिंग के लिए ले जा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद इन्होंने बाकायदा वोट डाला। अब इस बैलेट पेपर को देखिए।
इसमें 2 बोतल दिखाई दे रहा है। पहला बोतल जो सीधा दिखाई दे रहा है, अगर आप इसमें वोट डालते हैं तो ये माना जाएगा कि शराब की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, और अगर आप दूसरे पड़े हुए बोतल पर वोट डालते हैं तो माना जाएगा कि आप शराबबंदी के हक में हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति की धूम थी, चुनाव भी हुए, उसके नतीजे भी आए, लेकिन वाशिम जिले के ब्रह्मा गांव में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वो भी बाकायदा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के कारण। ये जो गांव है इसके सिरहाने पर या कहा जाए या उसकी शुरुआत के जो गांव की जो शुरुआत होती वहाँ पर एक बियर बार था, वो भी लाइसेंसधारी बियर बार। वहीं बस स्टॉप भी था, ऑटो स्टॉप भी था, महिलाएं वहाँ पर जाकर खड़े रहती, स्कूली बच्चे वहाँ जाकर खड़े रहते जहाँ पर बियर बार था। महिलाओं को ये चिंता थी कि जो शौकीन आते हैं वो कहीं गलत हरकत उनके साथ ना करे, एक डर उनके मन में था। और दूसरी चिंता उन्होंने ये जताई कि जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उस बियर बार के गलत राह पर ना निकल जाए। इसके लिए महिलाओं के अंदर चिंता बढ़ी। गांव की महिलाओं ने आपस में निर्णय लिया और वो बात ग्राम सभा में रखी गई। 3 बार ग्राम सभा ली गई कि इसको कहा गया कि जो बियर बार है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उसको गाँव से बाहर कर दिया जाए। यह जो अहवाल था, जो लेखा जोखा था, वो जिला अधिकारी को दिया गया। जिला अधिकारी ने यहाँ पर महिलाओं का मतदान लेने का एक आदेश दिया। मतदान भी ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह विधानसभा और लोकसभा का होता है। ऐतिहासिक निर्णय यहाँ महिलाओं ने लिया और उन्होंने दिखा दिया कि नारी शक्ति सब पे भारी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शराब के कारण कई परिवार उद्ध्वस्त होते हैं और सबसे ज़्यादा शराब का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि असल माजरा क्या है, ये वोटिंग क्यों और कहां हुई। वोटिंग और जश्न की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम जिले की हैं। खबर के मुताबिक वाशिम जिले के ब्रह्मा गांव में शराबबंदी के लिए वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए इस गांव की तस्वीर बदल दी। सोमवार को हुए इस ऐतिहासिक मतदान में महिलाओं के भारी समर्थन से गांव में मौजूद वाइन बार का लाइसेंस बंद करने का फैसला लिया गया। वाइन बार का लाइसेंस रद्द किया जाए या नहीं, इस सवाल पर हुए वोटिंग में शराबबंदी के समर्थन में 523 वोट पड़े, जबकि शराब बिक्री के पक्ष में केवल 14 वोट मिले। इसके अलावा 16 वोट अवैध घोषित किए गए और भारी बहुमत के साथ शराबबंदी के पक्ष में फैसला सामने आने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं। शराबबंदी के फैसले से गांव की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई महिलाओं ने इसे गांव की सामाजिक प्रगति और नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। काहीच नाही, मी मतदान केलेलं आहे दारूबंदीविषयी आणि दारूबंदी व्हायलाच पाहिजे, कारण की ही दारूबंदी ही महिलांसाठी आवश्यक आहे। यामुळे महिलांना खूप त्रास होतो आणि जे दारूबंदीचं दुकान म्हणजे दारूचं दुकान जे जिथं झालेलं आहे तिथं मेन पॉइंट आहे महिलांना जाण्या येण्याचा, लहान लेकरांसाठी आणि लेकरांचे मुली शाळेत जातात तिथं आणि मुलं पण उभे राहतात तिथं जाण्या येण्यासाठी। ती मेन रोड आहे आमचा आणि हे मुलांना व्यसन लागण्याची एक हे आहे, संधी आहे। त्याच्यामुळे ही बंद व्हायलाच पाहिजे, म्हणून आम्ही सर्वांनी मतदान केलेलं आहे। जिला परिषद स्कूल में इस वोटिंग के लिए 2 सेंटर बनाए गए थे, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। चुनाव अधिकारी की देखरेख में वोट डाले गए और शाम करीब 6 बजे मतगणना शुरू होते ही कुछ ही देर में नतीजे साफ हो गए और शराबबंदी के पक्ष में प्रचंड बहुमत सामने आया। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जिलाधिकारी के आदेश पर कराई गई थी। महोदय ब्रह्मा येथे मान्य जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने दारूबंदी बद्दल मतदान घेण्यात आले। सदर मतदान एकूण महिला भगिनीचं मतदान 814 होतं, त्यापैकी अवैध मतदान 16 झाले आणि वैध मतदान हे 537 झालेले आहे। कोणाच्या फेवरमध्ये ही मतदान? सदर अहवाल हा मान्य जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एक राज्य उत्पादन शुल्क याच्या मार्फत पाठवला जातो। दारूबंदी करावी यासाठी किती मत पडलेत आणि दारूबंदी करू नये यासाठी किती मत पडले? अनुज्ञप्ती चालू ठेवावी यांच्याकरिता 14 मतदान झालेले आहेत आणि अनुज्ञप्ती बंद करावी याकरिता 523 मतदान झालेले आहेत व अवैध 16 मतदान झालेले आहेत।
अब ग्राम पंचायत ब्रह्मा में शराब बिक्री को आधिकारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस फैसले से गांव में शांति, सुरक्षा और सामाजिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की कोस्टल रोड पर सुरीला होगा सफर, देश को मिली पहली मेलोडी रोड। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक करीब 9 किलोमीटर की एक्सटेंशन लाइन, एरो सिटी से लेकर इंदिरा गांधी टर्मिनल डोमेस्टिक करीब 2.5 किलोमीटर का एक्सटेंशन और तीसरा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक करीब 4 किलोमीटर का एक्सटेंशन शामिल है। सीएम के मुताबिक 2028 तक इनका काम पूरा कर लिया जाएगा। इस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपी में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 12.2% ज्यादा है। इस बार बजट में शिक्षा के लिए 12.4%, चिकित्सा के लिए 6% और कृषि एवं उससे जुड़ी सेवाओं के लिए कुल बजट का 9% आवंटित किया गया है। वहीं 43,565 करोड़ से ज्यादा की राशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। मुंबई कोस्टल रोड पर देश का पहला म्यूजिकल रोड बनकर तैयार हो गया है, जहां विशेष स्ट्रिप्स से वाहन गुजरते ही ऑस्कर विनिंग गाना जय हो सुनाई देगा। ये सुविधा नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर शुरू की जा रही है, जहां सड़क पर विशेष तकनीक से बनी म्यूजियम स्ट्रिप्स लगाई गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक इसे मेलोडी रोड के नाम से जाना जाएगा। अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भी मिलेगी इंश्योरेंस कवर की सुविधा। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष पद्धति से इलाज कराने वाले मरीजों को इंश्योरेंस कवर देने के लिए 32 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। इस समझौते के बाद अब आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए AIIA में भर्ती होने वाले मरीज इसका लाभ ले सकेंगे। उन्हें इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी, यानी अस्पताल में भर्ती के दौरान जेब से सीधे भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनमोरी अवशेष श्रीलंका से भारत वापस लौट आए हैं। इन पवित्र अवशेषों को आज पूरे सम्मान के साथ विशेष विमान द्वारा भारत वापस लाया गया। श्रीलंका में लोगों के दर्शन के लिए इन्हें 4 फरवरी को कोलंबो ले जाया गया था। वहां करीब 1 सप्ताह तक इन पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। 3री-4री शताब्दी ईस्वी के इन अवशेषों को दशबल शरीर निलय के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका में इन अवशेषों की प्रदर्शनी भारत की बौद्ध विरासत को साझा करने और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। और अब बात जैन अनुयायियों की अनूठी प्रदर्शनी की। मुंबई एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आध्यात्मिक आयोजन का गवाह बना, जहां मुलुंड में पहली बार जिनशासनम एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया। जैन समाज की तरफ से मुलुंड वेस्ट में भव्य दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिनशासनम एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में किताबों से लेकर पेंटिंग और डिजिटल माध्यम के जरिए जैन धर्म के महत्व को समझाने की कोशिश की गई। अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को सहेजकर भविष्य के द्वार तक ले जाने की कोशिश है ये। न्याय क्या है और अन्याय किसे कहते हैं, ये आज की पीढ़ी को बताने का डिजिटल तरीका है ये। पोस्टर से लेकर किताब और डिजिटल माध्यम के जरिए जैन धर्म को समझने की कोशिश की गई है। समाज में समरसता का संदेश देने के लिए मुंबई के मुलुंड में जिन शासनम एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया, जिसमें जैन समाज के परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री युगभूषण सुरेश्वरी जी महाराज के मार्गदर्शन में भव्य दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। और मैं खुद अपने आप को सद्भागी समझता हूं कि मैं आया हूं, और इसके अंदर मैंने आज पहली बार देखा जैन होने के साथ कि दीक्षा तो हो रही है, लेकिन इसके साथ जो प्रदर्शन हुआ, एग्जीबिशन, जो 11 खंड बताए गए, वो मैं उसकी कैसे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है वो बताने के लिए, क्योंकि हम सब मोह माया लागनी
के अंदर इतने बिजी रहते हैं, अपने काम में, अपने बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं। तो इन्होंने पंडित महाराज ने बहुत सरल तरीके से 11 खंड में समझाया कि आपको धर्म पाना है, कि आपको धर्म से आगे बढ़ना है तो कैसे किया जाए। दुनिया का सागर, जन शासन के रूप में महल, मोक्ष मार्ग के 11 कदम, मनमोहक मूर्तियां और 5 महातीर्थों की विशाल संरचनाएं जैसे कई आकर्षण यहाँ लोगों को खींच रहे हैं। जैन धर्म को करीब से जानने के लिए डिजिटल और इंटरैक्टिव मीडिया का इस्तेमाल कर एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया गया, ताकि आज के भागम भाग भरी जिंदगी में दौड़ रहे युवाओं को अपने धर्म और उसके संदेश को समझने का मौका मिल सके। एग्जीबिशन में बहुत अच्छी तरह जो 11 खंड इन्होंने किए हैं कि सबसे पहले आप एंटर होते हैं, बताते हैं कि भव सागर में आप हो, संसार के भव सागर में, संसार की मोह माया से आपको निकलना है तो फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं पहले खंड में, फिर दूसरे खंड में आप जाते हैं। तो वो इतना सरलता से उन्होंने बताया है कि आप धर्म को अगर अपने बिजी लाइफ में से भी फॉलो करते हैं तो आप अपने धर्म को आप अचीव कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सरलता से बताया गया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बुक पढ़ें, हम कोई प्रवचन में जाएं, कि हमारे पास टाइम है तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब में हम नेटफ्लिक्स की मूवियाँ देखते हैं, धर्म की मूवियाँ कम देखते हैं। तो ये जो इसमें एग्जीबिशन में ये बताया गया है। जैन धर्म जन शासनम का मतलब है तीर्थंकरों का शासन, जो भगवान महावीर और 23 तीर्थंकरों की ओर से स्थापित सार्वभौमिक शिक्षा, सिद्धांत और नैतिक आचरण की जीवन शैली को संदर्भित करता है। यह अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाता है। वो बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक। आखिर में जब एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जब मैं 11 खंड पास करके आया, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद तो सर मैं बताऊंगा, मेरा दिल है ना, दिल कांप गया कि मैं जैन हूं और जैन होने के साथ मेरी नैतिकता और फर्ज और कर्तव्य क्या है। जब एक डॉक्यूमेंट्री मैं देखता हूं हमारे जैन तीर्थ पालिताना के लिए, तो इससे मुझे लगा कि जैनों को अपने तीर्थ की रक्षा करनी चाहिए, अपने शासन की रक्षा करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और मैं सभी जैन भाइयों को, बम्बई, विश्व भर के और भारत के, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आइए, डॉक्यूमेंट्री देखिए। जैन दीक्षा महोत्सव 2026 का आयोजन पहली बार इतने भव्य पैमाने पर हुआ। करीब 40,000 स्क्वायर फीट में फैली जन शासनम एग्जीबिशन यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बुधवार को सेंसेक्स 40 अंक फिसल कर 84,234 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,954 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 600 रुपये महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,61,300 रुपये हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 4,000 रुपये की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,68,500 रुपये पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 14 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपये 70 पैसे हो गई। चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV ATO 3 का नया अपडेटेड वर्जन पेश किया है। कंपनी ने अब इसके नाम के साथ EVO सफिक्स जोड़ दिया है। नई ATO 3 EVO में बड़ी बैटरी से ज्यादा रेंज मिलेगी। BYD ने ज्यादा पावरफुल ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी उतारा है। ये वर्जन सिर्फ 3.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है। भारत में पुरानी ATO 3 की कीमत 25 लाख रुपए से शुरू है। वहीं ATO 3 EVO की कीमत अभी रिवील नहीं की गई है। इसे भी ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया गया है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बीड के एक ऐसे आर्टिस्ट टीचर की, जिनकी कला संसार आज के दौर में कला की विरासत को समृद्ध करने का काम कर रहा है। कचरे से कंचन बना देने के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि वेस्ट टू बेस्ट को अपनाकर त्र्यंबक आपा
पोखरकर नाम के इस कलाकार ने गेहूं और धान की बेकार डंडियों से कोलाज आर्ट बनाया। उनका ये आर्ट जो देखता है वो पूछता है कि ये कौन चित्रकार है। आज कोलाज आर्ट के देश में वो इकलौते कलाकार माने जाते हैं। उनकी कला का सफर एक बड़ा संदेश देता है। कला का ये खूबसूरत सुनहरा संसार बसाया है महाराष्ट्र के बीड के अंबाजोगाई में रहने वाले इस कलाकार शिक्षक ने, जिन्हें लोग त्र्यंबक आप्पा पोखरकर के नाम से जानते हैं। कला की उनकी ये दुनिया अनोखी है। पोखरकर ने दरअसल कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू बेस्ट गढ़ा है। गेहूं और धान की बेकार डंडियां जो किसी काम की नहीं है, त्र्यंबक आप्पा ने इस कचरे से कला का विश्व रच दिया। इन डंडियों से उन्होंने ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाई कि देखने वाला हर कोई हैरान है। जिला परिषद स्कूल के कला शिक्षक त्र्यंबक आप्पा पोखरकर के पास पहले केवल सफेद और पीले रंग की डंडियां उपलब्ध थीं, लेकिन उनकी कलात्मक जिज्ञासा ने एक नया रास्ता खोज निकाला, जो कलात्मकता का ऐसा स्तर बना जो अनूठा था। उन्होंने पाया कि गेहूं की डंडियों को एक निश्चित तापमान पर तवे पर सेंकने से वो इस सुनहरे, भूरे और काले रंग की रंग छटाएं यानी शेड्स देने लगते हैं। 12-13 साल की कड़ी मेहनत से उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। त्र्यंबक आप्पा ने अलग अलग शेड्स वाली इन डंडियों को जरूरत के हिसाब से सजाकर ये आर्ट वर्क तैयार कर दिए, जो कोलाज आर्ट कहलाते हैं और देश में से करने वाले वो इकलौते कलाकार माने जाते हैं। लँडस्केप पेंटिंगमध्ये, वॉटर कलरमध्ये स्पॉटला बसून भरपूर पेंटिंग केलं, हजारो पेंटिंग मी त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत। अंबाजोगाईचा पूर्ण आजूबाजूचा परिसर लँडस्केपमध्ये मी पूर्ण केला। हे काम मी जवळपास 10 ते 12 वर्ष काम केलं, पण मला ह्याच्यामध्ये कसलंही समाधान मिळत नव्हतं। हे कुणीही करतं, मला इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं करायचं आहे, वेगळ्या मार्गाने जायचं। मग काय करायचं हे तर मला तर माहीत नव्हतं, पण टाकाऊ वस्तूंपासून काहीतरी करायचं या हेतून मी काय केलं, सुरुवातीला झाडांच्या बिया वापरल्या। पोखरकर ने इन गेहूं की डंडियों के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह और पौराणिक प्रसंग समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, दिवंगत बाला साहब ठाकरे और देश के कई महान विभूतियों के पोर्ट्रेट बनाए हैं। उनकी इस मेहनत को 2005 में मुंबई की प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया, जहां देश भर के कला प्रेमियों ने उनकी सराहना की। मला लहानपणापासून चित्रकलेची आवड होती। अगदी पाटी पेन्सिल घेऊन दिल्यापासून मला चित्रांची आवड होती। मग पुढे शालेय जीवनामध्ये शासकीय ड्रॉइंगच्या परीक्षा दिल्या, एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट। मला याच क्षेत्रामध्ये माझं करिअर करायचं होतं, म्हणून मॅट्रिकनंतर मी ETDला गेलो, आर्ट टीचर डिप्लोमा, आणि नांदेड येथून 1976मध्ये मी आर्ट टीचर डिप्लोमा पूर्ण केला। मग मला तिथून ड्राइंग टीचरची पोस्टिंग जी मिळाली ती जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला अंबाजोगाई येथे। जो लोग सोचते हैं कि चित्रकारी के लिए महंगे रंग और ब्रश की जरूरत होती है, तो उन्हें त्र्यंबक आप्पा पोखरकर का काम देखना चाहिए, जिन्होंने इस धारणा को ही बदल दिया। पोखरकर की कलाकृतियां महज रेखा चित्र नहीं है, बल्कि भावनाओं को जीवंत करने की कला है। वो खुद मानते हैं कि अगर नई पीढ़ी में दृढ़ संकल्प और धैर्य हो, तो प्रकृति की बेकार वस्तुओं से भी विश्व स्तरीय कला का सृजन हो सकता है। बीड की वादियों से शुरू हुई उनकी कला की ये दुनिया आज भारतीय कला की विरासत को समृद्ध कर रही है। त्र्यंबक आप्पा पोखरकर का ये कला संसार संदेश देता है कि भले ही साधन कम हो, लेकिन मेहनत, लगन और साधना के बल से प्रगति के मार्ग का द्वार खुल ही जाता है। बीड से रोहिदास हातागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी गुजरात में जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर की। जूनागढ़ में बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महाशिवरात्रि मेले की भव्य शुरुआत हो गई है। मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध ये भवनाथ मेला श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्म का बड़ा केंद्र बना हुआ है।
जूनागढ़ में इस बार का भवनाथ मेला बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं और भव्य आयोजन किए गए हैं। पूरे मेले को रंग बिरंगी रोशनी, लेजर लाइट्स और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। साथ ही जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु और पर्यटक तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और अगले 5 दिनों तक यही माहौल बना रहेगा और पूरा भवनाथ क्षेत्र शिवनगरी में बदल जाएगा। गुजरात में आज भी भगवान भवनाथ मंदिर का नाम लिया जाता है तो लोगों को जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी पर स्थित भवनाथ मंदिर का ही ख्याल आता है। ये मंदिर करीब 1300 साल पुराना है। ये मंदिर अरवल्ली गिरी कंदराओं के बीच स्थित है। किंवदंती है कि इस मंदिर में स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। बता दें कि भगवान यानी कि भवनाथ को शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की पवित्र भूमि माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में नागा साधु यहाँ शिव साधना के लिए और दर्शन के लिए पहुँचते हैं और श्रद्धालु भी भगवान शिव के इसी अलौकिक स्वरूप को देखने आते हैं। भवनाथ मंदिर में हमने इस मंदिर की महिमा के बारे में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बम बम भोले हर हर महादेव के नाद के साथ आज यहाँ पर भवनाथ में शिवरात्रि का जो मेला होता है वो शुरू हो गया है। आज सुबह 9 बजे जब यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया तब सारे संत, यहाँ के प्रशासन और सारे लोग जो यहाँ पर कितने दिनों से राह देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि कब शिवरात्रि आए और कब ये माहौल बन जाए। और इसी माहौल के साथ आज बम बम भोले के नाद के साथ मंदिर में ऊपर ध्वजारोहण किया गया और उसी के साथ ये शिवरात्रि का मेला है वो शुरू हुआ है। आज से लगातार 5 दिनों तक यहाँ पर भारी भीड़ रहेगी। करीबन 10 से 12 लाख लोगों के आने की संभावना को देख प्रशासन और पुलिस की ओर से सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ के साधु संत ने इस बार मिनी कुंभ की मांग की थी जो गुजरात सरकार ने पूरी की है। गुजरात सरकार ने यहाँ पर इस बार मिनी कुंभ घोषित किया और इसी के मुताबिक सारी तैयारियां की गई। नोम के दिन देवादिदेव महादेव कैलाश से जैसे जूनागढ़ भवनाथ क्षेत्र में आए हैं, ऐसा माहौल बन रहा है। राज्य सरकार तरफ से पूरे भवनाथ क्षेत्र में गिरनार से लेके भवनाथ क्षेत्र तक पूरा भगवामय बना हुआ है। सब साधु महात्मा आ गए, धुनी लगाया है। 9 बजे के बाद जो भगवान की ध्वजा लगती है उसके बाद उसका धुना चेतन होता है साधु महात्मा का। तो आज से 5 दिन ओम नमः शिवाय का नाद करेंगे, भजन भोजन और भक्ति का समन्वय। तो ये शिवरात्रि का मेला है। भवनाथ क्षेत्र के अंदर लाखों भाविक आएंगे और अपने महादेव का दर्शन करके पावन हो जाएंगे। तो आज तो ऐसा माहौल बना है जैसे महादेव, माँ पार्वती और उसके पूरे परिवार के साथ जैसे भवनाथ में आ गए, ऐसा माहौल बन गया है खुशी का। मेला का आज आरंभ हो गया है और बहुत अच्छी तरह सब साधु संत आए थे, सब लोग चल के वहाँ से आए थे। इस बार मेला की एक खूबी है कि अंदर गाड़ी और बस आने की भी मनाही है, तो मेला अच्छी तरह पब्लिक भी मान सकेगी। ये जूनागढ़ का शिवरात्रि का मेला है ना, यहाँ लाखों लोग आते हैं। किसी को 5 रुपया खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। सभी जगह चाय पानी नाश्ता सब कुछ फ्री में मिलता है और इतना आनंद से करता है। परिक्रमा नहीं हुई थी इसलिए इस बार 2 गुना आदमी आएंगे, पर 4-5 दिन जूनागढ़ की फर्ज है उसको संभाले और सब अच्छी तरह से मेला का पूरी मजा ले। यही मैं भगवान सोमनाथ दादा और भवनाथ दादा को प्रार्थना करता हूँ। जूनागढ़ में भवनाथ तलेटी में हर साल ये शिवरात्रि का मेला लगता है और सब भाविक भक्तजनों हैं वो यहाँ पे आते हैं। पर इस बार का जो मेला है वो कुछ अलग मेला है। जैसे अभी सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा हुई और सोमनाथ में देश विदेश के लोग हैं वो यहाँ आए। जैसे उज्जैन में महाकाल का पर्व है वो मनाया जाता है। जैसे वाराणसी में भगवान शिव की जो कॉरिडोर बना है, तो उसी तरह इस साल गुजरात सरकार ने ये भवनाथ मेले पर फोकस किया है और ये मिनी कुंभ के रूप में ये मेला है मनाया जाएगा और देश विदेश के लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। यहाँ के कण कण में शिव है। ये गुजरात का मिनी कुंभ होने जा रहा है। यहाँ पे गिरनारी दत्तात्रेय महाराज की तपस्थली है। भगवती जगदम्बा अम्बा जी भी विराजमान है एवं भगवान भवनाथ की यहाँ से आज से 11 तारीख से परंपरागत परंपरा जो हमारी चल रही है, सनातनी परंपरा में आज यहाँ पे सभी साधु संतों महंतों सभी अखाड़ा के महंतों को साथ में लेकर यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ। ये 5 दिन चलने वाला यह कुंभ
यहाँ पे गुजरात की सरकार ने एवं केंद्र की सरकार ने दोनों ने साथ में मिलकर सनातनी परंपरा को यहाँ से ज़्यादा बल मिले और युवा लोग जो जुड़ रहे हैं उसको ज़्यादा जोड़ने के लिए भी कई सारे काम यहाँ इंतजाम किए गए हैं।